हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आज जो हमारा वीडियो होगा चैप्टर 10 रेगिस्तान में जीवन, यानी एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी से ये चैप्टर होगा, जो कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे डायरेक्ट एटीजी पीआरटी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 के। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी से एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हम प्रूफ के साथ यहाँ दिखाएंगे। यानी कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है सब हम जहां जहां जो टॉपिक है वहां पे सारा करा देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, अंटार्कटिका रेगिस्तान। यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? मृदु, ठंडा, गर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा रेगिस्तान। यानी कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। यही क्वेश्चन आपके पीआरटी 3 में और टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म। आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इस रेगिस्तान के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट होने वाला इतना जितना मैं अंडरलाइन किया हूं, क्योंकि मैं भी जब टीआरई 1 की तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही अंडरलाइन करके और इसको हाईलाइट किया हूं। अभी का किया हुआ नहीं है, ये उसी टाइम का है। आप भी एनसीईआरटी पढ़िएगा, ऐसे ही पढ़िएगा। यानी कि विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यानी कि ये जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का, थोड़ा सा समय दीजिएगा और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, ध्यान रखिएगा। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। चलिए यहां से एक पॉइंट हो गया। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 8.54 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया। और अगर आपको देखिए यहीं से एक फैक्ट दिया है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश से भी बड़ा ये रेगिस्तान है। ठीक है, यानी कि लगभग 3 गुना के बराबर, हमारे देश के 3 गुना के बड़ा, 3 गुना जितना बड़ा ये क्या है? सहारा रेगिस्तान है। इसका सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सहारा रेगिस्तान है लगभग 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा ये देश है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके पीआरटी में, आगे मैं इस क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। बस आप देश का नाम याद रखिएगा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। ये 11 देश जो है इस रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान से सटा हुआ है। आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। सहारा रेगिस्तान के तापमान दिन और रात में क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का ही नाम है कि रेगिस्तान में जीवन, यानी कि वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इस कठिन जलवायु में भी, कठिन जगह पे भी लोग निवास करते हैं, वहाँ खेती करते हैं, जलवायु है, सबके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए, पानी की कमी के कारण, हवा के दबाव के कारण, सूर्य की अधिक गर्मी के कारण, बालू की ऊष्मा धारण करने की क्षमता के कारण। यानी कि जो सहारा रेगिस्तान में तापमान दिन और रात में क्यों बदलता रहता है, तो इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बालू की ऊष्मा धारण करने की क्षमता के कारण यहां दिन और रात का तापमान हमेशा बदलते रहता है। आइए दिया हुआ है कुछ फैक्ट, यहां पे देख लेते हैं कि दिन के समय यहां जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है।
से ऊपर जाता है, यानी कि इससे भी ऊपर जाता है। वहीं अगर रात की मैं बात करूं तो रातें अत्यधिक ठंड होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, जहां से आपका पानी बर्फ का रूप ले लेता है, वहां उस टेम्परेचर तक रात का आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि दिन में इतना ज्यादा गर्मी और रात में इतनी ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहां से आपका चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, यहां डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहां सबसे अधिक तापमान 1922 में, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां 1922 ईस्वी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया था। तो देखिए यहां दिया हुआ है कि अल अजीजिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक करने में समय नहीं लगता है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम प्रतिदिन आपके लिए एसएसटी और साइंस का सीरीज लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके से, बिल्कुल ही अनोखा तरीका से। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त मित्र होंगे उनको भी आप शेयर कीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहारा रेगिस्तान किन किन देशों में फैला हुआ है? जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान किन किन देशों में फैला हुआ है? अभी हम चर्चा कर लिए हैं कि यहाँ पे हम चर्चा कर लिए हैं किन किन 11 देशों में फैला हुआ है। इस 11 देश को आप लोगों को याद रखना है, तो उस हिसाब से यहाँ आंसर बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो जो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, चाड, मिस्र, सूडान, माली, ये सब हम उसमें 11 देशों में शामिल था। ऑस्ट्रेलिया नहीं था। देखिए ऑप्शन छांटने का भी काम कीजिए। भारत तो जुड़ा नहीं है, पाकिस्तान, भारत ऑप्शन दी गया तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए चीन, मंगोलिया, रूस की हम तो बात किए नहीं थे। तो अगर आपको ये सारा देश का नाम याद नहीं भी है तो आप ऑप्शन के हिसाब से छांट सकते हैं, ऑप्शन को काट सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 11 देश का नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है कि भारत तो वहाँ जुड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो हम चर्चा किए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, चीन भी नहीं है, तो हो जाएगा आंसर आपका सी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गर्म रेगिस्तान की बात कर लिए, अब आइए ठंडा रेगिस्तान की बात करते हैं। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गोबी रेगिस्तान, हम आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में गोबी रेगिस्तान के बारे में बता दिए हैं। सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, लद्दाख। तो देखिए थार भारत का ही रेगिस्तान है, लेकिन ये कैसा है? गर्म है। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कैसा है? ठंड रेगिस्तान है। आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में, यानी कि ठंड रेगिस्तान के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले देखिए लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, तथा दाख का अर्थ होता है देश, यानी कि पर्वतीय दर्रा का देश या राज्य जो भी कह सकते हैं, यानी कि लद्दाख हुआ। आइए ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें देखिए ये क्वेश्चन आगे हम कराएंगे, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है, यानी कि इस ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में सिंधु नदी बहुत ही प्रमुख है। लद्दाख की ऊंचाई, सबसे ज्यादा लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में है, लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। याद रखिएगा। अगर हम इसके जलवायु की बात करें, इसके यहाँ मौसम की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान, सोचिए गर्मी के दिनों में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप सोच सकते हैं कि ठंडा के दिनों में कितना तापमान होता होगा। एवं रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। ठीक है, दिन में 0 डिग्री सेल्सियस और रात में -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीली ठंडा होता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है।
देखिए यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो लद्दाख में स्थित है, इस जगह का नाम याद रखिएगा द्रास, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहारा रेगिस्तान में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? देवदार और साल, बबूल और खजूर, चंदन और महुआ, आम और पीपल। तो देखिए रेगिस्तान में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो बबूल और आपका हो जाएगा एक ऑप्शन खजूर, यानी कि जो भी रेगिस्तानी इलाका होता है उसमें बबूल और खजूर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बबूल और खजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस भी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला होगा हम उस पर जरूर करेंगे। सहारा रेगिस्तान का भूगोल किस प्रकार का है, यानी कि वहां ज्योग्राफी कैसी है? पूर्णतः रेतीली है, केवल पर्वतीय क्षेत्र है, केवल घास के मैदान, रेतीला, चट्टानी और पहाड़ी। आंसर बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अभी आपको जो फोटो दिखाए थे पहले ही क्वेश्चन में, आपको रेत दिख रहा होगा, चट्टान और पहाड़ भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। लद्दाख क्षेत्र में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है? तो अभी हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर लेते, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इस पे तो हमें चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहां क्वेश्चन आ गया कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो सहारा रेगिस्तान है वहां जो लोग रहते हैं किस प्रकार के रहते हैं? खनाबदोश, अस्थाई किसान, शहरी व्यापारी, केवल पशुपालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खनाबदोश। ठीक है, क्या होता है आइए इस पे चर्चा करते हैं। अगर यहाँ के हम पशुओं की बात करें तो ऊंट, लकड़बगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है, याद रखिएगा। देखिए यही है आपका। आइए यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यानी कि सहारा रेगिस्तान में कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेगा भी शामिल है। देखिए ये 2 प्रजाति का नाम लिखा हुआ, आप जरूर याद रखिएगा, बेदुइन और तुआरेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनाबदोश, 8 का ए। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तानों में जल संकट के कारण क्या बनते हैं? गड्ढे बनते हैं, नहरें बनते हैं, मरुस्थलों के बीच नखलिस्तान या समुद्र। यानी कि रेगिस्तानों में जल संकट के कारण क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलों के बीच में नखलिस्तान। देखिए यहां लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखे लगाए हुए हैं कि रेगिस्तानों में कुछ स्थानों पर भूमिगत जल स्रोत के कारण हरियाली वाले क्षेत्र होते हैं जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान का विस्तार क्यों बढ़ रहा है? ऑप्शन ए है अधिक वर्षा के कारण, बी है कृषि विस्तार के कारण, सी है मरुस्थलीकरण के कारण, डी है जल भराव के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण के कारण। यहाँ रेगिस्तान का विस्तार क्यों हो रहा है? मरुस्थलीकरण के कारण हो रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अत्यधिक चराई, वन कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा रेगिस्तान का विस्तार बढ़ रहा है जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ठंडे रेगिस्तानों के लोग मुख्य रूप से क्या पहनते हैं? यानी कि जो ठंडा रेगिस्तान है मतलब कि लद्दाख में लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े, रेशमी वस्त्र। तो वही बिल्कुल ये सिंपल आंसर है, ऊनी कपड़े। ठंडे प्रदेशों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शायद हम चर्चा कर लिए हैं कि सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान कितना हो सकता है। तो अभी हम आपको बताएं कि दिन के समय जो सहारा रेगिस्तान में है तापमान
50 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात बिल्कुल ठंडी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा। लद्दाख का प्रमुख व्यंजन कौन सा है, यानी कि लद्दाख के लोग मुख्य रूप से कौन सा भोजन करते हैं? बिरयानी, थुक्पा, पाव भाजी, राजमा चावल। तो देखिए थुक्पा नाम थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हमारे यहाँ इसी को नूडल कहा जाता है, नूडल सूप कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कि लद्दाख में ठंडी जलवायु होने के कारण यहाँ थुक्पा, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नूडल सूप मुख्य व्यंजन के रूप में लोकप्रिय है। आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा, इसी नाम का मतलब होता है नूडल सूप हमारे यहाँ जो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समुद्र में चलता है, क्योंकि यह बहुत धीरे चलता है, क्योंकि यह कम पानी में जीवित रह सकता है और भार उठा सकता है, क्योंकि यह तेज दौड़ता है। तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है रेगिस्तान का जहाज कहने के लिए ये है क्योंकि यह कम पानी में जीवित रह सकता है और भार उठा सकता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊंट कम पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकता है और भारी सामान उठा सकता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। केवल तेज दौड़ता है इसलिए नहीं कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, लद्दाख में प्रमुख त्योहार कौन सा है? यानी कि लद्दाख का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दिवाली, होली, हेमिस उत्सव, क्रिसमस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हेमिस उत्सव। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। क्या है कि यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, सी हो गया एवं लमायरू हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ का जो फेमस उत्सव है, त्योहार है, वो क्या है? हेमिस उत्सव है। यहीं पे एक दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है। तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बीलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला, अच्छा क्वालिटी का बल्ला बनाने वाला जो सरपत यानी कि बीलो के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, वो मुख्य रूप से लद्दाख में ही पाया जाता है। यह एक और फैक्ट दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा। लद्दाख में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति कौन सी है? ऊंचे घास के मैदान, बबूल और खजूर, झाड़ियां और छोटे झाड़ीदार पौधे, घने वर्षा वन। तो 16 नंबर का आंसर बताइएगा। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका झाड़ियां और छोटे झाड़ीदार पौधे। लद्दाख में जो वनस्पति पाई जाती है वो आपका झाड़ियां और छोटे झाड़ीदार पौधे होता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण घने जंगल नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा केवल झाड़ियां और छोटे झाड़ीदार पौधे ही इस क्षेत्र में पनपते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर क्वेश्चन होगा, लद्दाख में कौन से प्रमुख जंगली जानवर पाए जाते हैं? तो देखिए लद्दाख में जो जंगली जानवर पाए जाते हैं ये आपके हो जाते हैं याक, तिब्बती जंगली गधा, स्नो लेपर्ड। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां दिया हुआ है कि अगर लद्दाख में पंछियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है, इसमें रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाते हैं। पंछी की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पशु पाए जाते हैं जैसे भेड़, बकरी हो गया, इनका भी यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कि तिब्बती जंगल गधा जिसको क्यांग कहा जाता है और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा। लद्दाख के प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? तो इसका हम चर्चा कर लिए हैं, बताइए इसका आंसर। 18 नंबर का जो आंसर होगा हेमिस होगा, थिक्से होगा, से होगा और
लमायरू होगा। इसकी चर्चा तुरंत हम एक एनसीईआरटी का पेज शेयर करके हम चर्चा कर लिए हैं। चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख की राजधानी लेह को शेष भारत से जोड़ने के लिए कौन सी सड़क मार्ग है? इसका अभी हम तुरंत बताए थे, नेशनल हाईवे यानी कि 1A, जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लद्दाख के लोग मुख्य रूप से कौन से धर्म का पालन करते हैं? अभी हम आपको बताएं कि लद्दाख में जो जिस धर्म के लोग पाए जाते हैं, मुख्यतः बौद्ध और इस्लाम धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध और इस्लाम। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। ठीक है। यहाँ के अधिकतर लोग तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि कुछ लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ के मठों जिसे गोम्पा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये आज के सीरीज का आज का जो चैप्टर था, इसका ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8, क्लास 7 आपका कंप्लीट हो गया, क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी का होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।